नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जी हाँ, एक ऐसा नाम जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। इनसे पहले ये रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था, जिसको अब तोड़ करके प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का नाम आ गया है। तो इन 12 वर्षों में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने क्या सफलता पाई, क्या असफलता पाई, क्या उन्होंने अच्छा किया, बुरा किया, उनका एक रिपोर्ट कार्ड जिसमें कि हम जानना चाहेंगे, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना जी से। नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह अपने सहयोगी जितेंद्र रजौरी के साथ आज हम आए हैं राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना जी के पास, और इन्हीं से हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री के रूप में इनका रिपोर्ट कार्ड आप किस तरह से देखते हैं, या किस तरह से आप अपनी पार्टी के जो यशस्वी प्रधानमंत्री उनको देखते हैं। जी, सबसे पहले नंदिनी टाइम्स में मकवाना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जितेंद्र जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इन 12 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, 12 वर्ष से पूर्व मैं जाना चाहूँगा जब देश में कांग्रेस का शासनकाल था। चारों तरफ भ्रष्टाचार, अराजकता का वातावरण था। आतंकवाद, नक्सलवाद, तमाम तरह की समस्याएं जो हैं, महंगाई चरम पर थी। तो जनता त्रस्त थी, देश की जनता बदलाव चाहती थी। 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। और मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार थी। 303 सांसद हमारे जीत कर आए थे, और एनडीए के मिलाकर लगभग 350 के आसपास हमारी सीटें आईं। तो जनता ने एक तरफा मोहर लगाई मोदी जी के नेतृत्व पर। ये जो 12 वर्ष रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के, ये मैं समझता हूँ कि इस देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश को जो विश्वास दिलाया, एक सशक्त और मजबूत सरकार का जो विश्वास दिलाया, जनता ने उस पर भरोसा जताया। ये सेवा और सुशासन के लिए समर्पित 12 वर्ष रहे हैं, जिसमें राष्ट्र का चौमुखी विकास हुआ है। भारत जहां बाहरी सुरक्षा से मजबूत हुआ है, पहले आतंकवाद था। मोदी जी के शासन में अगर कोई घटना हुई भी है तो मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक करना, सर्जिकल स्ट्राइक करना। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ये स्पष्ट करती है कि आतंकवाद पर मोदी जी ने कड़ा प्रहार किया। इसी प्रकार भ्रष्टाचार पर भी मोदी जी ने कड़ा प्रहार किया। नोटबंदी की लागू, जो काला धन था उस पर कड़ा प्रहार किया, और सुशासन देने का काम किया। इन 12 वर्षों में कोई घोटाला आपको देखने को नहीं मिला है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को इन 12 वर्षों में दुनिया के 30 देशों ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है, उनको सम्मानित किया है। ये प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरव का विषय है। इसके अलावा आज हमारी सैन्य क्षेत्र में भी मजबूती मिली है। जिन हथियारों को हम विदेशों से मंगाते थे, आज यहीं पर हथियार बने हैं। चांद पर पहुंचने का भी हमने करिश्मा किया है। हमारे वैज्ञानिक इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मोदी जी की अगुवाई में देश चांद पर भी पहुंचा। इसके अलावा आप देखो, चाहे मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाने की बात करें, अगर मैं तुलनात्मक अध्ययन करता हूं तो 60 साल के राज में कांग्रेस ने एक दिल्ली का एम्स दिया। आज देश में 26 एम्स हैं। तो 25 एम्स देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और मोदी जी के कार्यकाल में बहुत बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज देश में बने, एम्स बने, मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, आईएमए इंस्टीट्यूट की संख्या बढ़ी। शिक्षा के क्षेत्र में हमने शिक्षा नीति लागू की,
जो 35 साल बाद परिवर्तन हुई। इसी प्रकार हम किसानों की बात करते हैं तो किसानों को कि मैं मूर्खों की जमात इकट्ठा करने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं जो है प्रतिभा के साथ वो नहीं कर सकता भेदभाव। कांग्रेस को ये मालूम ही नहीं कि संविधान में ये जो आरक्षण की व्यवस्था की है संविधान निर्माताओं ने, ये जो असमानता का व्यवहार, जो जातीय भेदभाव सदियों से चला आ रहा था अनुसूचित समाज के, उसके विरुद्ध है। और केवल अनुसूचित के लिए नहीं किया है, एसटी के लिए भी किया है, ओबीसी को भी आरक्षण मिल रहा है देश में, सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण देने का काम। अब महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल पास कराया मोदी जी ने। कांग्रेस तो नौटंकी करती रही। एक तरफ वो बिल लाते थे अपने सहयोगी दलों को, लालू यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी को, उनके सांसद वो बिल फाड़ते थे पार्लियामेंट में। पूरे देश ने देखा किस प्रकार से मनमोहन सिंह जी के अध्यादेश को राहुल गांधी जी ने तार तार किया था, उनके सम्मान से खिलवाड़ किया था प्रधानमंत्री के देश के। तो युवराज तो जहाँ भी जाते हैं बंटाधारी होता कांग्रेस का, मैं समझता हूँ। अभी उत्तराखंड में आए थे, उत्तराखंड में मौसम ने भी उनका साथ नहीं दिया। और 2027 में जिस प्रकार से हमारे धामी जी के कुशल नेतृत्व में कार्य बढ़ रहा है आगे, विकास का पहिया तेजी से डबल इंजन की सरकार में दौड़ रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पहले से अधिक सीटें आएंगी। लगभग 60 सीटें आने का मुझको भरोसा है। जिस प्रकार से धामी जी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं और उनको केंद्रीय नेतृत्व का भी अब आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री जी अमित शाह जी हों, चाहे हमारे राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हों, उन्होंने तो धुरंधर धामी की संज्ञा दे दी है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ अपने नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, तो अभी 3 दिन का प्रवास था उनका उत्तराखंड देवभूमि देहरादून में। वह भी जब पत्रकार द्वारा ये पूछा गया उनसे कि आप यहाँ पश्चिम बंगाल का या असम का मॉडल लाएंगे, तो उन्होंने कहा धामी मॉडल लाएंगे हम। तो उन्होंने उत्तराखंड की भावनाओं को देखते हुए कि धामी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्होंने भी मोहर लगा दी। अगला चुनाव धामी जी के नेतृत्व में लड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, है हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है। तो निश्चित तौर पर जो है आने वाले समय में 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। देश में एक एक करके राज्यों में हम विजय प्राप्त कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आपने देखा ही है अभी मोदी जी के नेतृत्व में अगुवाई में किस प्रकार से वहाँ तृणमूल कांग्रेस परास्त हुई है। एक अराजकता, गुंडाराज, भ्रष्टाचार का जो एक पश्चिम बंगाल में माहौल था, वो दौर समाप्त हुआ है। अब सुशासन और सेवा का दौर वहाँ शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है। आप देख रहे हैं भगदड़ मच रही है। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद आए, आज भी एक इस्तीफा आ गया राज्यसभा सांसद का, विधायकों ने अलग गुट बना लिया। तो किस प्रकार से तृणमूल का जो किला था वो ढहता हुआ दिख रहा है। आज वो सोनिया गांधी जी की शरण में पहुंच गई हैं ममता बनर्जी जी, जो किसी को भी कभी कुछ नहीं समझती थी, केंद्रीय एजेंसियों की बैठकें नहीं होने देती थी, संविधान उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था और चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाती थी, एसआईआर का बहाना लेती थी। एसआईआर तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश में ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें पुनरीक्षण ही तो हो रहा है मतदाता सूची का। जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनके वोट कटने नहीं चाहिए क्या? जो लोग वहाँ रहते ही नहीं हैं, किसी दूसरे राज्य में बस गए हैं, अगर वो अपना वोट चाहते तो एक ही जगह तो देंगे, 2-2 राज्यों में क्यों देंगे? घुसपैठियों के वोट क्यों बनने चाहिए? तो विपक्ष इस एसआईआर के मुद्दे पे इतना नाराज़ क्यों है? वो हमेशा मतलब आरोप लगाता है, क्यों? विपक्ष जो है, विशेषकर कांग्रेस, हमेशा घुसपैठियों की पक्षधर रही है। हमने सीएए लागू करा है, हम उनके खिलाफ रहे हैं। हमारे देश की सुविधाओं पर, संसाधनों पर हमारे देश के नागरिकों का अधिकार होना चाहिए, ना कि किसी देश से आए हुए घुसपैठियों का अधिकार होना चाहिए। तो कांग्रेस तो घुसपैठियों की समर्थक है, सनातन की विरोधी है, इसलिए कांग्रेस का पतन हो रहा आज पूरे देश में। आप देख नहीं रहे किस प्रकार से जैसे जैसे सनातन को गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं, और तो और बिहार में तो उनकी
माताजी तक के बारे में आप शब्द बोले गए। इन लोगों को शर्म नहीं? तो इन लोगों ने जो है जो भी इस तरह के आचरण इन्होंने किया है वो देश की जनता ने देखा और उसके खिलाफ मतदान किया है। उसका कारण है बिहार में भी हम प्रचंड बहुमत से आए, महाराष्ट्र में आए, फिर असम में आए हैं, दूसरी तीसरी बार वहाँ भी सरकार बनी है, हमारी पश्चिम बंगाल में बनी है। तो लगातार हमारी सरकारें राज्यों में बन रही हैं और आगे भी बनती रहेंगी निश्चित तौर पर, क्योंकि मोदी जी राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। सर्वधर्म समभाव में हमारा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करती। कांग्रेस की तुष्टीकरण की और सनातन विरोधी नीतियों के कारण ही आज कांग्रेस का ये हाल हो रहा है। आज हर राज्य में उनके नेता पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। अभी आने वाले समय में देखो आप कांग्रेस के किस तरह से लोग इधर भारतीय जनता पार्टी की, सबको पता है भारतीय जनता पार्टी 27 में उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। निश्चित तौर पर राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर अनेकों लोग आए हैं और आ रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वो बढ़ रहा है और आने वाले समय में और अधिक बढ़ेगा और सरकार धामी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बनने जा रही है। तो प्रधानमंत्री जी की ये जो विश्व गुरु वाली छवि है, तो इसमें पूरे जिस तरह से पूरे संसार में भारत का डंका बज रहा है, तो विपक्ष इसको इतना क्यों बोलता है कि बरगलाया जा रहा है या हमारी सरकार पीछे जा रही है, भारत पीछे जा रहा है? तो ये मतलब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नेता प्रतिपक्ष जो भी बोलते हैं और एक प्रधानमंत्री का जिस तरह से उनके लिए संबोधन होता है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जब राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोलने का प्रयास किया है, जैसे राफेल वाले मामले में उन्होंने चोर शब्द की संज्ञा दी, देश की जनता ने उनको नकारने का काम किया। पूरे देश में बुरा लगा लोगों को। देश के प्रधानमंत्री जी का सभी को सम्मान करना चाहिए। वो दल से ज़्यादा देश के होते, दल के साथ साथ देश के भी प्रधानमंत्री हैं। तो एक आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको गरिमा रखनी चाहिए। आपको देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई आलोचना भी करती है तो आप रचनात्मक आलोचना कीजिए। आप गाली गलौज की राजनीति करते हैं, आप कभी कुछ कहते हैं उनके बारे में, आप शब्द कभी कुछ बोलते हैं और हर बार जो मुँह की खानी पड़ती है, बार बार आप आरोप लगाते हो, बाद में क्षमा मांग लेते हो। तो ये सब जो है मैं समझता हूँ और देश की जनता सब देख रही है। और कांग्रेस का पतन जो है, जो नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, अब 2-4 राज्यों में बचे हैं, 2-4 में भी आने वाले चुनावों में ये सफाया हो जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा निश्चित तौर पर। प्रधानमंत्री जी का जो ये संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसको सिद्धि तक पहुंचाएगा और भारतीय जनता पार्टी देश की सेवा इसी प्रकार करती रहेगी। जन सेवा ही हमारा नारा है, राष्ट्र सेवा हमारा नारा है, ये हमारा संकल्प है। पारदर्शी सरकार, सुशासन देना, हमारे मोदी जी हों चाहे राज्य की सरकारें हों, सभी का जो है नारा है सुशासन देना और गरीबों का कल्याण करना। जिनको ये छलने का काम करते रहे, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, सबको धोखा देने का काम कांग्रेस ने किया है। सत्ता में आने के बाद इनका एक ही लक्ष्य रह जाता है, भ्रष्टाचार करना, जिसको जनता भलीभांति समझ चुकी है। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब मोदी जी के नेतृत्व में देश सुशासन के दौर से गुजर रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, विश्व स्तर पर हमारी विदेश नीति, कूटनीति सब कुछ सफलतापूर्वक चल रही हैं। तो आने वाले समय में और अधिक मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूँ ईश्वर से। कांग्रेस मुक्त भारत, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विज़न सफल होगा, ऐसा राज्य मंत्री जी का कहना है। तो ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना जी। तो नंदिनी टाइम्स से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नंदिनी टाइम्स के लिए भी कि जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर हमेशा आप लोग प्रखरता से जो है अपनी बात भी रखते हैं और जनप्रतिनिधियों के भी विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। धन्यवाद।